स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वघेलखंड के क्षेत्र में अर्थात रीवा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाओं के बारे में। पिछली क्लासेस में मैंने मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाओं का अध्ययन कर लिया था और जो कला एवं संस्कृति का चौथा अंग है लोक चित्रकला, उसके संबंध में यह अंतिम क्लास है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे पांचवें अंग के बारे में जिसका नाम है शिल्प कला। मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं वघेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाओं के बारे में। और हम जो पढ़ेंगे उसको किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से, विशेष शब्दों के अध्ययन के माध्यम से उसको सरल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहली चित्रकला है वो है कोहबर। एक बात याद रखिएगा कि जो कला एवं संस्कृति होती है उसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, वो सीमाओं के अंदर सीमित नहीं है। तो जो कुछ वघेलखंड में प्रचलित हैं, चाहे फिर लोक गायन हो, लोक चित्रकलाएं हो, लोक नाट्य हो, लोक नृत्य हो, उनका कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रभाव आसपास के क्षेत्र पर है। और आसपास का क्षेत्र कौन सा होगा? वघेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, तो जो कोहबर है वो वघेलखंड में भी प्रचलित है और बुंदेलखंड में भी प्रचलित है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कोहबर के बारे में। कोहबर, बर से क्या हुआ? वधू, और बर किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। तो इससे याद रखिएगा कि जो कोहबर चित्रकला है वो विवाह के अवसर पर बनाई जाती है, पहली बार। ठीक है, इसी वर्ड से इसको डिकोड करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी जो भी पढ़ेंगे उसको उसी वर्ड के माध्यम से हम डिकोड करेंगे। ठीक है, तो विवाह के अवसर पर गेरू और चावल का घोल बनाया जाता है। किसका? गेरू प्लस चावल, दोनों का, चावल का जो आटा होता है उसका और गेरू का, गेरू पत्थर होता है, तो दोनों को मिक्स करके घोल बनाया जाता है और उससे फिर चित्रांकन किया जाता है। और जिन चित्रों को बनाया जाता है उनकी पूजा की जाती है किसके द्वारा? जो नवविवाहित दूल्हा दुल्हन होते हैं, नवविवाहित युगल होते हैं ना, कपल, तो उनके द्वारा इसका पूजन किया जाता है कोहबर चित्रकला का। या हम ये कह सकते हैं कि जो कोहबर चित्रकला में चित्रांकन किया जाता है वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय या आध्यात्मिक देवियों से संबंधित चित्रांकन किया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर गेरू और चावल के आटे की बजाय हल्दी एवं सिंदूर को मिक्स करके जो रंग बनाया जाता है उससे भी इसका चित्रांकन किया जाता है कोहबर चित्रकला का। यह इस क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख चित्रकला है। ठीक है, जिस तरह से कोहबर में गेरू और चावल का श्वेत घोल बनाया जाता है उसी तरह से दूसरी जो चित्रकला है वो है छठी चित्र। याद रखिएगा, छठी से क्या हुआ? छठी से हुआ शिशु का जन्म के पश्चात जो छठवां दिन होता है उसे बोलते हैं छठी। ठीक है, तो शायद इसीलिए उसे कहा जाता है कि छठी का दूध याद दिला देंगे जब चेतावनी दी जाती है। तो छठी चित्र, शिशु के जन्म के छठे दिन छठी माता का रेखांकन किया जाता है। और जो रेखांकन किया जाता है वो किससे किया जाता है? गेरू और चावल का जो श्वेत घोल होता है उससे किया जाता है। और जो छठवीं तिथि होती है ना, तो छठे की माता का पूजन भी किया जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन छठी माता का रेखांकन किया जाता है और छठी माता का पूजन करके इनका चित्रांकन किया जाता है। जिससे इसका निर्माण किया जाता है वो गेरू और चावल के घोल से इनका निर्माण किया जाता है, आकृतियों को बनाया जाता है। ठीक है, दो लोक चित्रकलाएं होंगी। जो तीसरी है वो है नेवरा नमे। नेवरा नमे, नमे से क्या हुआ? जो नवमी तिथि होती है, नमे बोलते हैं कहीं कहीं, तो जो नवमी तिथि होती है भाद्रपद मास की, मतलब भादों की जो नवमी तिथि होती है उस दिन विवाहित महिलाओं के द्वारा चित्र बनाकर उनका पूजन किया जाता है। जो नवमी होती है, आपने सुना होगा जो तिथियां होती हैं, अमावस्या पूर्णिमा जो तिथियां होती हैं 15-15 दिन की ड्यूरेशन में, 11वीं भी होती है, उसी दिन 11 माता की पूजन होता है। इस तरह से बताया था ना आपको, परमा, दोष, तीज, इस तरह से होती हैं 15 तिथि। तो 15वीं जो तिथि होती है महीने में वो कहलाती है अमावस्या और फिर 15 दिन बाद होती है पूर्णिमा। तो इस तरह की जो तिथि होती है उसकी नवमी तिथि, भादों के महीने की नवमी तिथि को विवाहित महिलाओं के द्वारा इनका चित्र बनाया जाता है माता का और उनका पूजन किया जाता है, उसे बोला जाता है नेवरा नमी। ठीक है, छठी चित्र, छठवीं को, छठी तिथि को, शिशु के छठवें दिन। ठीक है, शिशु के जन्म के छठवें दिन। उसके बाद नेवरा नमी नवमी को, और कोहबर से बर अर्थात विवाह के अवसर पर। ठीक है, 3 हो गए। इसके बाद है मोराइला। मोराइला, मोर से बना मोराइला। ठीक है, इसका मतलब इसमें मोर का चित्रांकन किया जाता होगा। जो मोर है हमारा
राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका चित्रांकन किया जाता है। और किससे किया जाता है? विभिन्न तरह के रंगोली वाले कलर से, जिसमें कभी कभी आपने देखा होगा खड़िया पत्थर होता है, उसका कलर आता है नील से बनाया जाता है। रंग बिरंगे चित्रों का, हल्दी का, गेरू का, इस तरह से जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनका प्रयोग करके इनका निर्माण किया जाता है। किसका? मोराइला का। ठीक है, मोर का चित्र बनाया जाता है प्राकृतिक रंगों के माध्यम से। या हम ये कह सकते हैं कि इनका विशेष रूप से घर की सजावट में, पहले इसमें जो दीवारें होती हैं वो उनको छुई से पोत दिया जाता है, मतलब जो बैकग्राउंड हो जाता है वो व्हाइट हो जाता है। फिर उसके ऊपर अनेक तरह के मोरों का चित्र बनाया जाता है। किसके माध्यम से? खड़िया पत्थर, जो खड़िया घिसते हैं ना, घिसकर जो रंग बनता है। कहीं कहीं पर मेहंदी का प्रयोग भी होता है, जो प्राकृतिक मेहंदी होती है उसके पत्तों को जो बालों में उपयोग भी करते हैं लगाने के लिए। तो खड़िया पत्थर, नील, हल्दी हुई और गेरू, मतलब प्राकृतिक रंगों से मोर का चित्रांकन किया जाता है दीवारों पर सजावट के लिए। तो वो बोला जाता है मोराइला, मोर से बना मोराइला। इसे मोर मोरेला भी कहते हैं, मोर मोरेला भी कहते हैं और मोराइला भी कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात है तिलंगा चित्र। तिलंगा, तिल याद रखिएगा, तिल का ताड़, राही का पहाड़, एक कहावत सुनी होगी आपने। तो तिल जो एक बीज होते हैं, तिल के छोटे छोटे बीज होते हैं, तिल के बीज को पीसकर उनसे तेल निकाला जाता है और उस तेल को कोयले में मिक्स करके जिन चित्रों का निर्माण किया जाता है उसे बोला जाता है तिलंगा। तो याद रखिएगा, तिल से हुआ तिलंगा। इसमें सामान्य तौर पर दीवारों पर तिलंगा का चित्र बनाया जाता है तिल के तेल और कोयले के मिक्सचर से। ठीक है, तो वो हो गया तिलंगा चित्र। ये भी आ चुका है कि तिलंगा चित्र किन क्षेत्रों में प्रचलित है, तो वो कहाँ है? बघेलखंड के। जो अंत में वो है नाग भित्ति चित्र। नाग से क्या हुआ? नाग पंचमी, और नागों का निर्माण किया जाता होगा, नागों की आकृति बनाई जाती होगी। तो नाग पंचमी के दिन गेरू या गोबर के घोल से भीतरी दीवारों पर, घर के अंदर दीवारों पर, स्पेशली जो कॉर्नर होते हैं घर में, उन वाले क्षेत्रों पर नाग पंचमी के दिन जो दूध पीता नाग है उसका चित्र बनाया जाता है और उसका पूजन भी किया जाता है। दूध पीते नाग नागिन का चित्रांकन किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है, स्पेशली महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो यह है नाग भित्ति चित्र। नाग से हुआ नाग पंचमी, और भित्ति चित्र अर्थात दीवारों पर बनाया जाता होगा, घर के अंदर दीवारों पर गोबर या गेरू के घोल से बनाया जाता है, उसे बोला जाता है नाग भित्ति चित्र। और इसमें नाग नागिन का चित्र बनाया जाता है जो दूध पीते हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो चित्रांकन किया जाता है वो है नाग भित्ति चित्र। तो ये हो गए बघेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाओं के बारे में। केवल आप नाम याद रखिए, उनके बारे में बातें तो आपको सामान्य तौर पर आ ही जाएंगी, क्योंकि आप जब जैसे ही उसको डिकोड करते हैं, जैसे कोई वर्ष हुआ, वर वधू से कॉन्सेप्ट लगाइए कि विवाह के अवसर पर। ठीक है, नाग से नाग भित्ति चित्र अर्थात नाग पंचमी के दिन, नेवरा नमे से नवमी तिथि को, छठी चित्र से छठे शिशु के जन्म के छठवें दिन, इस कारण से उसे छठी चित्र बोला जाता है। मोराइला से मोर का चित्रांकन किया जाता होगा। तिलंगा से तिल का तेल और कोयले को मिक्स करके चित्र बनाया जाता होगा। इसलिए सब चीजें पढ़ी नहीं जाती हैं, कुछ चीजें याद नहीं की जाती, कुछ चीजें समझी जाती हैं। ठीक है, हर चीज याद करना संभव नहीं है, लेकिन हर चीज भूलना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो मध्यम मार्ग में रहिए, ये चीजें जो काम की है उनको याद भी रखें और जो समझने की बात है उनको समझें, बहुत सरल है। ठीक है, जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कला एवं संस्कृति का 5वां अंग है, वो है लोक शिल्प कला के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।